मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप लोगों को एक नए विषय वस्तु से परिचित कराऊंगा। अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। अपक्षय की क्रिया क्या है, अपर्दन की क्रिया क्या है और निक्षेपण की क्रिया क्या है तथा इससे कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं। अपक्षय देखिए क्या है। जब किसी भी कारण से शैलें ढीली होती हैं, उनमें टूट फूट होती है। शैलों, मेरे कहने का मतलब शैलों में जो टूट फूट होती है घर्षण के द्वारा, उस टूट फूट की क्रिया को अपक्षय कहते हैं। फिर से सुनिए, शैलों में किसी भी कारण से टूट फूट की क्रिया को अपक्षय कहा जाता है। अपक्षय दो तरह का हो सकता है। एक नंबर यांत्रिक अपक्षय, इसी को भौतिक अपक्षय भी कहा जाता है। भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। भौतिक क्रियाओं के फलस्वरूप उसके बहुत सारे एजेंट हो सकते हैं। जैसे हम ही लोग हैं, आवश्यकता पड़ने पर जमीन से मिट्टी निकालते हैं, गड्ढा खोदते हैं, मिट्टी को बाहर छोड़ देते हैं, धीरे धीरे वो मिट्टी स्थानांतरित हो जाती है। इसे हम भौतिक अपक्षय कहेंगे। पौधा लगा दिए, पौधे की जड़ें धीरे धीरे मोटी होती गई और काट छांट की क्रिया शुरू कर दी, तोड़ फोड़ की क्रिया शुरू कर दी, इसे भी हम क्या कहेंगे, भौतिक अपक्षय कहेंगे। मरुस्थलीय क्षेत्रों में बड़े बड़े शिलाखंड हैं, उनमें दरारें पड़ी हुई हैं। पानी बरसा, दरारों में पानी भर गया, दिन में सूरज उगा, चट्टानें गर्म हुई, रात में फिर ठंडा हुआ, जब तापमान 0 डिग्री के आसपास पहुंच गया, 0 डिग्री से नीचे पहुंच गया, तो वो दरारों में स्थित जल हिम में परिवर्तित होता है। और जब जल हिम में परिवर्तित होता है तो उसके आयतन में वृद्धि होती है। वो दरारों की दोनों दीवारों पर दबाव डालता है, फैलता है। दरारें धीरे धीरे फैली। ये क्रिया निरंतर अधिक दिनों तक होते होते दरारें चौड़ी होती जाती हैं, चौड़ी होती होती एक दिन स्थिति ये आती है कि बड़े बड़े शिलाखंड भी टूट करके धराशायी हो जाते हैं। तो ये भौतिक अपक्षय हुआ। दूसरा नंबर है रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय माने रासायनिक क्रियाओं के द्वारा यदि शैलों में टूटन होती है, शैलें टूट फूट जाती हैं, स्थानांतरित हो जाती हैं, तो इस क्रिया को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। जैसे मान लीजिए कील है, लोहे की कील, उसको हम बाहर फेंक देते हैं। बहुत दिनों के बाद उसमें जंग लगता है। जंग धीरे धीरे मोटा होते रहता है, छूटते रहता है अगल बगल। साल 2 साल के बाद आप देखिएगा उस जगह पर कील नहीं मिलेगी आपको, केवल लाल दागी जंग का निशान केवल वहाँ बचेगा, बाकी कुछ भी वहाँ नहीं बचेगा। तो ये लोहा जो है खत्म हो गया।
क्यों खत्म हुआ? कि लोहे के साथ, वायुमंडल के साथ लोहे की रासायनिक क्रिया हुई और इस रासायनिक क्रिया के चलते लोहा समाप्त हो गया। तो इस तरह से इस तरह के अपक्षय को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। दूसरा देखिए अपर्दन। अपर्दन क्या है? अपक्षय की गतिशील क्रियाओं को ही अपर्दन कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए, अपक्षय की गतिशील क्रियाओं को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन को अंग्रेजी में ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। अपक्षय को इरोजन और अपर्दन को ट्रांसपोर्टेशन। माने जो कटी पिटी चट्टानें हैं, कटी पिटी शैलें हैं या शैलों के कण जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं तो इस क्रिया को अपर्दन कहते हैं। जैसे मान लो हम चाक लेके रगड़ रहे हैं, अपर्दन और अपक्षय हो रहा है उसका। कण जो है कट के नीचे गिर रहे हैं। अगर पंखा चला दिया जाए तो साथ ही साथ वो उड़ के दूसरी जगह जाते हैं। गिरना चाहिए ठीक टेबल पर, लेकिन वो टेबल पर ना गिर के नीचे गिर रहे हैं। इसका मतलब अपक्षय जो हो रहा है वो केवल काट छांट की क्रिया है और अपर्दन एक स्थान से दूसरे स्थान पर कणों के पहुंचाए जाने की क्रिया को अपर्दन कहते हैं। तीसरा नंबर निक्षेपण। प्रकृति में हमेशा उच्च भूमियों में काट छांट होती है, अपर्दन होता है और फिर वो मलबा ढो करके निम्न भूमियों में ले जा करके जमा कर दिया जाता है। लेयर के रूप में जमा होता है, परतों के रूप में जमा होते रहता है। इस क्रिया को निक्षेपण क्रिया कहते हैं। माने जमा करने की क्रिया को निक्षेपण क्रिया कहेंगे। काट छांट करने को अपक्षय, ढो के ले जाने की क्रिया को अपर्दन और दूसरे जगह ले जा करके जमा करने की क्रिया को निक्षेपण कहा जाता है। अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण प्रकृति में निरंतर चलते रहते हैं, हमेशा ही चलते हैं। इसी से पृथ्वी के आकार में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। ऊंचे स्थान धीरे धीरे कट करके नीचे बन जाते हैं और निचले स्थान जमा होते होते कभी ऊंचे स्थानों के बराबर हो जाते हैं और कभी कभी जब उनमें तनाव और दबाव की क्रिया होती है तो ऊंचे भी उठ सकते हैं। अब इस अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण में कुछ मुख्य कारक हैं जो इस क्रिया को संपादित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे बहता हुआ जल, पहला नंबर क्या है? बहता हुआ जल। या इसको हम कह लेंगे नदी। नदी के कौन कौन से कार्य होते हैं? मान लीजिए पहाड़ है, पर्वतों पर जब वर्षा होती है तो बहुत सारी छोटी मोटी नदियों का जन्म होता है। छोटी छोटी नदियों का जन्म होता है। नाले सदृश या नालों से भी छोटी छोटी नदियाँ, पानी बह के जाता है। कहीं आप देखें ऊंची भूमि पर पानी बहता है, पानी गिरता है तो कुछ इधर बह के जाता है, कुछ उधर बह के जाता है और जिधर पानी बह के जाता है वहाँ की मिट्टी को अपने साथ काट करके लेते जाता है। इसका मतलब नलिकाएं बनती हैं।
छोटी छोटी नलिकाएं बनती हैं। तो ये नलिकाएं कालांतर में चौड़ी होती रहती है। तो इस चौड़ीकरण की क्रिया के फलस्वरूप या नलिकाओं के चौड़ीकरण की क्रिया के फलस्वरूप पर्वतीय क्षेत्रों में बड़ी नलिकाएं होती हैं, छोटी छोटी नलिकाओं को आपस में या अपने में समाहित कर लेती हैं। फिर से सुनिए, पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा का जल जब छोटी छोटी नलिकाओं को जन्म देता है तो बड़ी नलिकाएं चौड़ी होते हुए, पीछे हटते हुए धीरे धीरे छोटी मोटी नलिकाओं को अपने में समाहित कर लेती हैं, अपने में मिला लेती हैं। इस क्रिया को नदी स्रोत हरण कहते हैं। इस क्रिया को नदी स्रोत हरण कहेंगे। ऊंचे पर्वतीय भागों से बहता हुआ जल घाटियों में प्रवाहित होता है। दो पर्वत के बीच में ये घाटी है, घाटी में नदी प्रवाहित होनी शुरू हो गई। ये पर्वत हो गया, ये भी पर्वत हो गया और ये घाटी हो गई। इसको बताने से पहले मैं आपको बताऊं, नदियों की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था बाल्यावस्था, दूसरी स्थिति युवावस्था और तीसरी वृद्धावस्था। जैसे हम लोग की 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। बाल्यावस्था नदी की पर्वतीय अवस्था होती है। युवावस्था या प्रौढ़ावस्था उसकी मैदानी अवस्था होती है और वृद्धावस्था नदी की वो अवस्था होती है जब नदी किसी दूसरी नदी में या समुद्र में समाहित होने जाती है। जैसे हम लोग हैं, बच्चा है, बचपन में उछल कूद, तोड़ फोड़, दौड़ना धूपना, सारी क्रियाएं करते हैं। उसमें कंस्ट्रक्टिव क्रियाएं कम होती हैं और डिस्ट्रक्टिव क्रियाएं ज़्यादा होती हैं। बच्चा बनाता कम है, बिगाड़ता ज़्यादा है। ठीक इसी तरह नदियां पर्वतीय क्षेत्रों में उनकी गति चूंकि तेज होती है, इसलिए वे काट छांट की क्रिया ज़्यादा करती हैं। 2 क्रियाएं साथे साथ होती हैं। एक क्रिया काट छांट की होती है और दूसरी क्रिया नदी उसको साथ साथ ढो करके दूसरी जगह पहुंचाती रहती है, दूसरे जगह स्थानांतरित करती रहती है। 2 क्रियाएं एक साथ, काट छांट और अपर्दन, ढो के ले जाने की क्रिया। तो ऊंचे पर्वतों पर बहता हुआ जल घाटियों में जब प्रवाहित होता है तो वह अपना तेज गति के कारण तलीय अपर्दन करता है। तलीय अपर्दन माने पेंदे को काट करके गहरा बनाता है। जब पेंदे की कटाई होती है, पेंदे का अपर्दन होता है, तो जो घाटियां होती हैं उनका आकार अंग्रेजी के अक्षर भी की तरह हो जाता है। आकार उनका अंग्रेजी के अक्षर भी की तरह बनता है।
इस आकार को भी आकार की घाटी कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए। पर्वतीय क्षेत्रों में गति तेज होने के कारण नदी का जल अपना तलीय अपर्दन करता है, जिसके कारण उसकी घाटियाँ अंग्रेजी के अक्षर भी के तरह बन जाती हैं। इसे भी आकार की घाटी कहते हैं। ठीक। धीरे धीरे ये जो भी आकार की घाटियां हैं, इनकी गहराई बढ़ती जाती है। मान लीजिए ये भी आकार की घाटी है, यहीं से ले लेते हैं हम। जब गहराई ज़्यादा बढ़ जाती है, कुछ मीटर गहरी हो जाती है, तो ऐसी गहरी घाटियों को गार्ज कहते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में जब भारत में प्रवेश करती है तो गहरे गार्ज का निर्माण करती है। जब इन घाटियों की गहराई काफ़ी बढ़ जाती है, कई किलोमीटर तक इनकी गहराई हो जाती है, तो ऐसी गहरी घाटियों को कैनियन कहते हैं। भी आकार की घाटी, इसको हिंदी में कहते हैं खड्ड। और तीसरी जो चीज़ बनती है सबसे गहरी घाटी, उसको कैनियन कह लेते हैं। इसे हम महाखड्ड कह लेते हैं। एक बार फिर से इसको समझिए। पर्वतीय क्षेत्रों में तीव्र गति से बहता हुआ नदी का जल अपना तलीय अपर्दन करता है। इस क्रम में वह अपनी घाटियों की गहराई को बढ़ाता जाता है। भी आकार की घाटियां निर्मित होती हैं। जब इन घाटियों की गहराई कुछ ज़्यादा हो जाती है, अधिक गहरी घाटियों को गार्ज कहते हैं या इसको खड्ड कहा जाता है। जब इन घाटियों की गहराई किलोमीटर में हो जाती है, तो ऐसी गहरी घाटियों को महाखड्ड या कैनियन कहते हैं। हो गया। पर्वतीय क्षेत्रों में दूसरी आकृति बनती है जलप्रपात। जब नदी के मार्ग में दो तरह की चट्टान दो तरह की होती है, एक मुलायम चट्टान और दूसरी कठोर चट्टान। मान लीजिए ये कठोर चट्टान है, कड़ी शैल। ये है मुलायम शैल, ये भी कड़ी शैल, ये भी मुलायम शैल। नदी इधर से बहते हुए आ रही है, तो जल का प्रभाव, बहते हुए जल का प्रभाव कड़ी शैल पर कम होता है, मुलायम शैल पर अधिक होता है। मुलायम शैलों का अपर्दन ज़्यादा होता है।
तो ये बहता हुआ जल इस मुलायम शैल को अपरदित करना शुरू होता है और धीरे धीरे ये इस हालत में बनना शुरू हो जाती है। कुछ दिनों के बाद ये मुलायम शैल इस जगह से हट जाती है। अब नदी जो है वो लहरदार लहर के रूप में प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। इधर से नदी का जल यहाँ गिरता है, फिर ये पूरा भर जाता है, तो इधर से फिर नदी का जल नीचे आता है। बहुत दिनों के बाद जब इस चट्टान पर, इस कड़ी चट्टान पर दबाव ज़्यादा पड़ता है जल का, तो ये कड़ी चट्टान भी यहाँ से हट जाती है। ये मुलायम चट्टान तो समझिए कि हटी हुई है ये है। अब नदी का जल सीधे ऊपर से नीचे गिरना शुरू हो जाता है, यहाँ जल कुंड बनाता है। और पुनः यहाँ से नदी आगे बढ़ जाती है। जल के ऊपर से नीचे गिरने की क्रिया को जलप्रपात कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को वाटर फॉल कहा जाता है, पानी का गिरना, जलप्रपात। इसको हम मिटाएं। अगली आकृति हम बताएंगे जलोढ़ पंख। मान लीजिए एक तो ये पहाड़ है, एक तो इधर से पहाड़ है, ये नदी का जल है, बहते हुए आ रहा है। तो जहाँ पर्वत पदीय भाग होगा, माने पर्वत वहाँ समाप्त हो रहा है, अब इसके बाद आगे मैदान हो जाएगा। तो ऐसे भागों में ऊपर से जो भी मलबा आता है, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बजरी, सब इन जगहों पर निक्षेपित होना शुरू हो जाता है। यहाँ से नदी कई भागों में बंट करके आगे बढ़ती है। मान लीजिए नदी का एक ये हो गया, दूसरा नदी का मार्ग ये हो गया, तीसरा नदी का मार्ग ये हो गया, और ये मलबा जमा हुआ है। ये जमाव जो होता है पंखाकार आकृति के रूप में होता है। इसी आकृति को जलोढ़ पंख कहते हैं। फिर से सुनिए, नदी पर्वतों से नीचे उतरने के क्रम में अपने साथ जो भी मलबा लेकर के आती है, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बजरी, सबको पदीय भागों में जमा करती है और फिर नदी कई धाराओं में बंट करके आगे बढ़ जाती है। आगे जाकर फिर नदी एक हो जाती है, एक ही नदी आगे प्रवाहित होती है। तो ये जो पंखाकार आकृति मलबे की जमा होती है, इस पंखाकार आकृति को जलोढ़ पंख कहते हैं। अगला नंबर देखिए, जलप्रपात, जलोढ़ पंख।
बाढ़ मैदान, इसको अंग्रेजी में फ्लड प्लेन भी कहते हैं। फ्लड प्लेन या बाढ़ मैदान। बरसात के मौसम में नदियों में जब जल की मात्रा ज़्यादा होती है तो नदी अपने तटबंधों को तोड़कर, ये नदी बहती हुई जा रही है, जब इसमें जल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये नदी अपने तटबंधों को तोड़ करके आसपास के क्षेत्रों में फैल जाती है। और आपको मालूम है ना कि पानी जहाँ रुकता है, रुकने के बाद उसमें निथरने की क्रिया होती है। माने जल में जो मलबा मिला हुआ होता है वो सारा का सारा मलबा नीचे में जमा हो जाता है। धीरे धीरे इस तरह थोड़ा थोड़ा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 इंच, 1 फीट जमा होते होते मिट्टी का बहुत मोटी परत जमा हो जाती है। इससे एक मैदान का निर्माण होता है। इसमें जीवांश भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, ह्यूमस भी काफ़ी मात्रा में मिलता है, इसलिए ये मैदान उपजाऊ भी होता है। इसे जलोढ़ मैदान कहते हैं या बाढ़ का मैदान। जलोढ़ का मतलब होता है जल के द्वारा ढोकर लाया गया, पवन के द्वारा ढोकर लाया गया पवनोढ़, हिम के द्वारा ढोकर लाया गया हिमोढ़। ठीक है, तो जलोढ़ मैदान, पवनोढ़ मैदान, हिमोढ़ मैदान, इस तरह के मैदान बनते हैं। ये मैदान काफी उपजाऊ है। फिर देखेंगे आप छाड़न झील के बारे में। छाड़न झील गोखूर झील, या परित्यक्त झील। छाड़न का मतलब होता है छोड़ा हुआ, परित्यक्त का मतलब भी होता है छोड़ा हुआ। गोखूर माने गाय के खूर के आकार का जब झील बनती है तो इस झील को गोखूर झील कहते हैं। ये नदी प्रवाहित हो रही है। नदी सीधे कभी प्रवाहित नहीं होती है, उसमें विसर्प होते हैं। विसर्प का मतलब मोड़, सर्पाकार स्थिति में नदी का प्रवाह होता है। सांप की तरह, जैसे सांप रेंगते हुए चलता है वैसे नदी रेंगते हुए चलती है। ये मोड़ पड़ा। मोड़ जब ज्यादा हो जाता है, तीखा मोड़ हो जाता है और नदी में जल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो नदी क्या करती है, अपने मार्ग को सीधा करती है। ये रास्ता अब नदी अपना लेती है और ये जो हिस्सा है नदी का, ये दोनों जगह, ये जगह और ये जगह, दोनों ही जगहें बंद हो जाती हैं, उनका रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। नदी अब सीधा रास्ता अपना अख्तियार कर लेती है। तो इस तरह से नदी का ये जो छोड़ा हुआ हिस्सा बच जाता है
उसमें भी पानी रहता है, सालों भर पानी रहता है, लेकिन उसमें से धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसी झील को, ये एक तरह की झील बन जाती है, इस झील को छाड़न झील कहते हैं। नदी ने चूंकि इसको छोड़ दिया इसलिए ये छाड़न झील है। नदी का त्याग किया हुआ हिस्सा है, इसलिए इसका नाम हो गया परित्यक्त झील। इसका आकार कैसा है? गाय के खूर के तरह, इसलिए इस झील को गोखुर झील भी कहते हैं। फिर से सुनिए, सर्पाकार क्रम में प्रवाहित होती हुई नदी बरसात में जब अधिक जल वाहित करती है तो वह अपने टेढ़े मार्ग को काट करके सीधा रास्ता बना लेती है। उसका टेढ़ा हिस्सा छूट जाता है। अन्य समय में उसमें जल की मात्रा होती है, वह एक झील का रूप ले लेता है, जिसे छाड़न झील, परित्यक्त झील या गोखूर झील कहते हैं। नेक्स्ट नंबर हम देखेंगे डेल्टा। दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे सुंदर डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है, जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में बना हुआ है। डेल्टा ये नदी है, गंगा माई बहते हुए जा रही है, ये समुद्र है इधर, तो जो नदी पर्वतीय क्षेत्रों में अपक्षय करती है, मैदानी क्षेत्र अपक्षय और अपर्दन दोनों क्रिया करती है। मैदानी क्षेत्रों में अपर्दन और निक्षेपण दो क्रियाएं करती है। ढो के ले भी जाती है और मौका मिलता है तो उसको जमा भी करती जाती है। इस क्रम में जब नदी अपनी अंतिम अवस्था में पहुंचती है, माने वृद्धावस्था, तो जैसे बूढ़ा आदमी होता है ना, 10 किलो की गठरी उसके माथे पर रख दो, माथा उसका हिलते डुलते जाता है, ढो के नहीं अधिक दूर तक ले जा सकता। ठीक वैसे ही नदी का जल जो है, जब इसमें अवसाद की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसको ढो करके और आगे नहीं ले जा पाती है। तो वो क्या करती है कि अपने मार्ग में ही अवसादों को धीरे धीरे जमा करना शुरू कर देती है। इसका आगे का मार्ग धीरे धीरे अवरुद्ध होने लगता है, ऊंचा हो जाता है, नदी उथली हो जाती है अवसाद जमा होने से, आगे का मार्ग अवरुद्ध होने लगता है, जबकि पीछे से तो जल प्रवाहित होते हुए आ ही रहा है। तो अब नदी क्या करती है, यहाँ से कई धाराओं में बंटती है। नदी का एक मार्ग ये हुआ, दूसरा नदी का ये मार्ग हुआ और तीसरा नदी का ये मार्ग हुआ। ये जो नदी के मार्ग के बीच में ही अवसाद जमा हो गए, मिट्टी बालू के कण जमा हो गए, इस आकृति को डेल्टा कहते हैं। ये कभी कभी त्रिभुजाकार होता है और कभी कभी
चिड़िया के पंजे के आकार का होता है। कभी कभी धनुषाकार भी होता है। 3 आकार में डेल्टा का निर्माण होता है, त्रिभुजाकार, धनुषाकार और चिड़िया के पंजे के आकार का। ये जो छोटी छोटी धाराओं में बंट करके नदियां समुद्र में जाके विलीन होती हैं, इन्हें वितरिका कहते हैं। इन्हें क्या कहेंगे? वितरिका। जैसे गंगा नदी बंगाल में, हुगली नदी, भागीरथी नदी, पद्मा नदी और कई छोटी छोटी नदियों के रूप में, छोटी छोटी धाराओं के रूप में बंट करके जाके समुद्र में मिलती है। ये हम लोग का हो गया बहता हुआ जल या नदी का कार्य।